क्या तुम लोग उसको अपने कान में बोलो, अपने कान में थोड़ी उसके कान में ना, मैं वो गलती कर रहा हूं बार बार। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एक और टॉपिक खत्म कर लिया जो है डिमांड डिस्टिंक्शन। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्तों ये है ग्रीन जोन का टॉपिक, मतलब ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी हम इसको खत्म कर देंगे। लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगी तो कम खरीदेंगे एंड प्राइस कम होगी तो ज्यादा खरीदेंगे। अब दोस्तों ये लॉ ऑफ डिमांड माना कि ये बहुत ईजी है, पर यहां पे एक टर्म डिस्कस करना बनता है बॉस। टर्म है सेटरिस पेरिबस। तो ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि प्राइस को छोड़ के जो बाकी सारे फैक्टर्स है वो दोस्तों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। एंड दोस्तों जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई लॉ पढ़ते हैं तो वहां पे साथ में अजम्पशन तो आ ही जाता है। ये तो वैसी बात होगी कि जहां सोच छोड़ो गलत एग्जांपल हो गया। तो अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? बेसिकली ये बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड तभी करेगा जब पीएक्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। मतलब पीएक्स को छोड़ के PRYTENYD ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिमांड कर्व के फीचर्स की। तो सबसे पहली बात, डिमांड कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों बनता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग? अरे बहुत ही सिंपल है यार, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और पूरे इकोनॉमिक्स में जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक और इंपॉर्टेंट यहां पे फीचर है कि डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। कोई नई बात थोड़ी है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप जब भी होता है तो रिलेशनशिप को आप नेगेटिव भी तो बोल सकते हो। तो डिमांड कर्व को मैं बोलूं डाउनवर्ड स्लोपिंग या मैं बोलूं नेगेटिव स्लोप, बात एक ही है दोस्तों। एंड दोस्तों अब ध्यान से सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद करना पड़ेगा। डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये हम पढ़ेंगे रेवेन्यू चैप्टर के अंदर, पर अभी एज ऑफ नाउ हमें याद करना है कि डिमांड कर्व का एक और नाम क्या है? एवरेज रेवेन्यू कर्व। एंड दोस्तों एक गलत फहमी हटा देते हैं, हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं डिमांड का तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, पर प्रैक्टिकली डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और एक फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है। एंड लास्ट फीचर दोस्तों डिमांड कर्व का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जब आप ऐड करते हो तो बन जाता है मार्केट डिमांड कर्व। मतलब मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों कि मार्केट डिमांड कर्व इज अ समेशन, मतलब एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एंड फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे रेड जोन टॉपिक पे वापस से। टॉपिक का नाम है द लॉजिक, द रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्तों बात करते हैं लॉजिक की, लॉ ऑफ डिमांड के लॉजिक की। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती? सोचो यार ऐसा क्यों होता होगा। मैं बताता हूं इसका पहला पॉइंट। द पहला रीजन ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले जो चैप्टर था यूटिलिटी एनालिसिस, वहां पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये बोलता है कि जैसे जैसे आप एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करोगे, हर अगले यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। और जब सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो मैं प्राइस ज्यादा क्यों पे करूं? बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात है। तो सिंपली स्पीकिंग, जब किसी प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो मैं प्राइस भी तो कम पे करूंगा। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड जस्टिफाई होता है कि मैं ज्यादा तभी खरीदूंगा जब प्राइस कम करोगे, क्योंकि बरखुरदार मेरा सेटिस्फैक्शन भी तो कम हो चुका है। अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट इसके बाद जो है वो हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट का नाम है इनकम इफेक्ट। तो जब आप अपनी इनकम को गुड्स में मेजर करते हो, इसको क्या बोलते हैं? रियल इनकम। अब यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव्स तुमको अमीर समझे या गरीब समझे? बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोगों का आंसर है कि अमीर दिखना है। यार ये अमीर दिखोगे कैसे? क्या तुम लोग उसको अपनी कान में, क्या तुम लोग उसको अपने कान में बोलो, अपने कान में थोड़ी उसके कान में ना, मैं वो गलती कर रहा हूं बार बार। तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव्स तुमको अमीर समझे या गरीब समझे? अमीर समझे, ये मैक्सिमम लोगों का आंसर है। तो यार अमीर कैसे दिखोगे? क्या तुम लोग उनके कान में जाके बोलोगे मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं? नहीं ना। तो फिर कैसे बताओगे कि तुम लोग अमीर हो? बिल्कुल सही बात है, गुड्स के बेसिस पे। तो जब किसी के पास गुड्स ज्यादा होते तो वो अमीर दिखता है। तो होता क्या है दोस्तों, इसका लॉ ऑफ डिमांड के साथ क्या कनेक्शन है?
लॉ ऑफ डिमांड के साथ कनेक्शन ये है कि जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं तो मैं सेम इनकम के साथ ज्यादा क्वांटिटी खरीदता हूं। और मैं गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी क्यों इकट्ठा कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अमीर दिखना है। तो सिंपली पुटिंग टुगेदर, जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं तो रियल इनकम बढ़ाने के लिए कंज्यूमर उसके गुड्स ज्यादा खरीदता है। एक और पॉइंट है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड का लॉजिक कैसे सेट होता है? जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं तो मैं इस प्रोडक्ट को किसी महंगे प्रोडक्ट की जगह, ध्यान से सुनना, जिस प्रोडक्ट के प्राइस कम हुए उसको मैं किसी महंगे प्रोडक्ट की जगह रिप्लेस कर देता हूं। यार देखो, अगर मेरे प्रोडक्ट के प्राइस कम हुए तो मैं उसको अपने से सस्ते प्रोडक्ट की जगह रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट तो अभी भी सस्ता पड़ रहा है। तो रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन किसके साथ होगा? अपने से महंगे प्रोडक्ट की जगह। तो जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल होते हैं तो उसको मैं अपने से महंगे प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर दूंगा और इसलिए इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो कम प्राइस पे आप ज्यादा क्यों खरीदते हो? क्योंकि जब प्राइस कम होती तो मैं इस प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट की जगह यूज कर रहा हूं तो अपने आप डिमांड बढ़ गई। एंड दोस्तों, इसी के साथ एक और हमारा पॉइंट, न्यू कंज्यूमर्स। इसका मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं तो ऐसे कंज्यूमर जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, अब ये लोग भी खरीद रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गया तो अपने आप डिमांड बढ़ गई। यार सोचने वाली बात है, क्यों आईफोन पे कैशबैक लाती है ये बैंक्स? तो जब भी कोई बैंक, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक आईफोन पे कैशबैक लेके आती है तो ऐसे लोग जिनके बजट के बाहर था पहले आईफोन, अब उनके भी बजट में आ जाएगा, तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एंड लास्ट पॉइंट इज दोस्तों, डिफरेंट यूजेस। जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं तो हम उसके नंबर ऑफ यूजेस बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है। जब भी दूध की प्राइसेस कम होते हैं तो मम्मी घर पे ही पनीर बना लेती है, घर पे ही मिठाइयां बना लेती है। तो जब दूध सस्ता होता है उसके नंबर ऑफ यूजेस बढ़ते हैं तो डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। ये एक और जस्टिफिकेशन है लॉ ऑफ डिमांड का। अब दोस्तों, यहां पे एक जो नया टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड का कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के साथ कनेक्शन। तो यार दोस्तों, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच दोनों ही लॉ ऑफ डिमांड को क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्डिनल अप्रोच में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस को क्या करा गया है? कंपेयर करा गया है। तो ऐसा गुड जिस पे आपको ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है उससे आपको एमयू भी तो ज्यादा चाहिए। तो अगर प्राइस ज्यादा है और एमयू ज्यादा नहीं है तो आप कम खरीदोगे। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड जस्टिफाई कार्डिनल अप्रोच से। अगर मैं बात करूं इंडिफरेंस अप्रोच वाली की, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच की, तो अगर वहां पे गुड्स की प्राइसेस कम होंगी तो वहां पे आप दोनों गुड्स ज्यादा खरीद पाओगे, तो आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट करोगे तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हायर पॉइंट पे, हायर इंडिफरेंस कर्व पे आएगा। तो ऑर्डिनल हो या कार्डिनल, दोनों के दोनों लॉ ऑफ डिमांड को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब ये है वो रूल ब्रेकर जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। तो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं? पहला पॉइंट दोस्तों, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, या फिर आप इसको कॉन्स्पिशियस गुड्स बोल लो या प्रेस्टिजियस गुड्स बोल लो या वेबलन गुड्स बोल लो, बात एक ही है। यहां पे वेबलन वाला जो नाम है वो जरूर याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में टेस्टिंग होती है कि प्रेस्टिजियस गुड्स का एक और नाम क्या है। तो ध्यान रखना, मैं प्रेस्टिजियस गुड्स को आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बोल सकता हूं, कॉन्स्पिशियस गुड्स बोल सकता हूं, या फिर मैं वेबलन गुड्स भी बोल सकता हूं। अब बात करते हैं कि ये प्रेस्टिजियस गुड्स एक्सेप्शन क्यों है। तो यार आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रेस्टिजियस गुड्स खरीदे ही इसलिए जाते हैं क्योंकि ये शो ऑफ के लिए काम आते हैं। अगर ऐसे गुड्स की प्राइसेस ड्रॉप कर दी जाए तो अब वो शो ऑफ के काम में नहीं आएंगे। तो एक ही तो काम था शो ऑफ का, अब तो वो भी नहीं बचा, तो फिर क्यों खरीदूं मैं ये प्रोडक्ट? तो यहां पे प्रेस्टिजियस गुड्स की अगर मैं बात करूं, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये है एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड का। एंड दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो है गिवन गुड्स। तो यार गिवन गुड्स में इस रिवीजन मोमेंट पे सिर्फ 2 पॉइंट याद रख लो। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट का मतलब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, तो ये अपने आप में हो गया लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। और इसका दूसरा पॉइंट है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब नेगेटिव इनकम इफेक्ट कहां होता था? इंफीरियर गुड में होता था। तो मैं ये बोल सकता हूं गिवन गुड्स ऐसे इंफीरियर गुड्स हैं जिसमें पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट है, दैट्स इट। तो 2 कंडीशन दोस्तों याद कर लो, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ऐसे इंफीरियर गुड्स जिसमें पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट है, ये है गिवन गुड्स। और एग्जांपल में सिर्फ 2 है, एक ब्रेड और एक मीट, बात खत्म। एंड दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है वो है इग्नोरेंट
कंज्यूमर्स। इग्नोरेंस बड़ी खराब चीज है। कई बार आप क्लास में भी इग्नोरेंट होते हैं, सर बोलते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, पर हमारा कैजुअल एटीट्यूड होगा, बातों में मस्त है अपन, तो अपन मिस कर गए, पर इसका नुकसान होता है। तो यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, इग्नोरेंट कंज्यूमर। अगर आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमर ऐसा है जो ये मानता है कि प्राइस ज्यादा तो क्वालिटी ज्यादा एंड प्राइस कम तो क्वालिटी खराब है, अब ऐसे में अगर तुमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दिए तो कंज्यूमर क्या मान के बैठ गया कि क्वालिटी खराब है, उसने प्रोडक्ट खरीदना कम कर दिया। जबकि तुम लोगों को क्या लगा था कि जब तुम प्राइस कम करोगे तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा और डिमांड बढ़ेगी, पर ये तो लेने के देने पड़ गए। यहां पे प्राइस कम करने पे क्वांटिटी कम हो गई क्योंकि आपका कंज्यूमर वैसा है, कैसा, वो सब अपने अपने हिसाब से अज्यूम कर लो। इसके अलावा जो एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, वो है बेसिक नेसेसिटी। तो दोस्तों जो नेसेसिटी होती है उस पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। क्या नमक महंगा हो जाएगा तो कम खाओगे, या चलो उल्टा पूछ लूं, क्या नमक सस्ता हो गया तो ज्यादा डाल के खाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो नेसेसिटी की डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन से, मतलब वो कॉन्स्पिशियस गुड से। यहां पे चालू हो जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? अभी तो बताया था, देखा देखी इफेक्ट। मेरे दोस्त के पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो अगर ये वाली फीलिंग है ना दोस्तों कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो यहां पे अगर आईफोन और महंगा भी हो गया, 2-4 हजार रुपए भाव बढ़ भी गए, तो भी चाहिए चाहिए चाहिए, फिर भी आप खरीदोगे तो सही। आप लॉ ऑफ डिमांड को यहां पे फॉलो नहीं करोगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। अब दोस्तों आगे के जो पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए मैं उसको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि हमारे अजम्पशन था, लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन था कि पीएक्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे जो आगे एक्सेप्शन की लिस्ट दे रखी है उसमें अदर फैक्टर्स को चेंज करें, ये तो अलाउड ही नहीं था, ये तो रूल ही नहीं था हमारी गेम का, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों फिर से आ चुका है एक रेड जोन का टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब यार तुम सब लोगों को पता होगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो चीज होती है, एक एक्सटेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। पर उसको डिस्कस करने के पहले एक बहुत ही बेसिक चीज की बात कर लेते हैं, चीज है रीजन। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होता है मेरे भाई? ये होता है सिर्फ और सिर्फ पीएक्स में चेंज होने की वजह से। मतलब दोस्तों जब भी प्राइस में चेंज होगा तो उसकी वजह से होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यकीन नहीं होता? चलो मैं तुमको एक बार पीछे लेके जाता हूं। तो ये देखो दोस्तों, यहां पे पीएक्स चेंज हो रहा है तो मैंने लिखा क्यूडीएक्स, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। पर पीएक्स को छोड़ के जब बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज हो रहा है तो मैंने वहां पे क्यूडीएक्स नहीं लिखा। जरा देखो मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने लिखा डीएक्स, मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स। तो सिंपली अगर अपन बात करें कि हमारे जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं पीएक्स, पीआर, वाईटी, एनवाईडी, उसमें से जब पीएक्स में चेंज होगा तो उसकी वजह से होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और पीएक्स को छोड़ के जब बाकी फैक्टर्स में चेंज होगा उसकी वजह से होगा चेंज इन डिमांड। तो यार देखो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हर एक चीज को बारीकी से यहां पे डिस्कस हमें करना ही पड़ेगा। तो यहां पे पहला पॉइंट मैंने सिर्फ ये समझाया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, और बाकी किसी फैक्टर में चेंज हुआ तो वो होगा चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो सब पार्ट्स हैं, एक एक्सपांशन या एक्सटेंशन जो भी तुम बोलना चाहो, और एक है कॉन्ट्रैक्शन। तो यार सब लोगों को पता है कि एक्सटेंशन का मतलब या एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, एंड जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका मतलब है डिक्रीज होना। तो जो वर्ड है एक्सटेंशन, एक्सपांशन, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो तुम मुझे बताओ कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगी, जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सही बात है, जब डिक्रीज होगी। एंड दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम होना, तो तुम कोई भी प्रोडक्ट कम कब खरीदोगे, जब उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यार बहुत सिंपल है, एक्सटेंशन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। तो अब बात कर लेते हैं ग्राफ की कि यार इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करा जाता है। तो मैं पहले करता हूं फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब तुम यहां पे ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है उसमें पहले बात कर लेते हैं सिर्फ एक्सटेंशन के ग्राफ की। तो एक्सटेंशन के ग्राफ में मैंने पहले जो ब्लू कलर है उससे एक ओरिजिनल प्राइस एंड एक ओरिजिनल क्वांटिटी ले ली। यार देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन में बाद में प्राइस कम करना है तो मैंने पहले प्राइस हायर साइड पे ले ली। तो प्राइस ज्यादा है और क्वांटिटी कम है, तो ये हो गए मेरी ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी जो ब्लू कलर से मार्क्ड है।
अब दोस्तों मुझे यहाँ पे ग्राफ पे शो करना है कि जैसे जैसे मैं प्राइस डिक्रीज कर रहा हूं तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। तो ग्रीन कलर से मैंने नई प्राइस और नई क्वांटिटी मार्क कर दी, तो प्राइस फॉल हुई, उसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ गई। तो यहां पे एक नया पॉइंट आ गया ग्रीन कलर का। अब मैंने इन दोनों पॉइंट को, ब्लू पॉइंट को और ग्रीन पॉइंट को, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया और मैं यहां पे ये समझ पा रहा हूं कि जो पॉइंट ऊपर था वो नीचे आ गया। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यहां पे एक ही डिमांड कर्व बनेगा पर उस एक डिमांड कर्व पे पॉइंट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एंड दोस्तों अगर तुम ध्यान से देखो कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ, तो कॉन्ट्रैक्शन के ग्राफ में वही पहले ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी ब्लू कलर से मार्क करी, पर यहां पे क्योंकि मुझे प्राइस को बढ़ाना है तो पहले प्राइस कम ली और क्वांटिटी क्या ले ली, ज्यादा। तो पहले प्राइस कम है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये आ गया हमारा ब्लू पॉइंट। अब मैंने ग्राफ पे शो करा कि जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं वो ग्रीन कलर से, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम। तो ग्रीन कलर से मैंने नई प्राइस और नई क्वांटिटी मार्क करी और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो एक डिमांड कर्व बन गया। और मैं क्या देख रहा हूं यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि सेम डिमांड कर्व पे पॉइंट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो दोस्तों कोई अगर मुझसे पूछे कि एक्सटेंशन में क्या होता है तो मैं बोलूंगा डिमांड कर्व एक ही होता है। फिर यहां पे मूवमेंट होता है पॉइंट का अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, और मूवमेंट कहां से होगा, टॉप टू बॉटम। इतना याद रखना है हम लोगों को। और अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन की तो यहां पे भी एक डिमांड कर्व बनेगा, यहां पे भी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होगा, पर यहां पे पॉइंट बॉटम से टॉप जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब जब हमने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पूरा डिस्कस कर लिया तो आइए साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दैट इज चेंज इन डिमांड। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है, फैक्टर्स अदर देन पीएक्स। मतलब पीएक्स को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स है अगर उनमें कोई चेंज होगा तो उसकी वजह से होगा चेंज इन डिमांड। एंड डिमांड जब बढ़ता है इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, एंड जब कम होता है इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉजेस की। यार ये इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो क्यों हुआ, चलो मैं पहले लिखता हूं फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बात चल रही थी रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड। तो यार डिमांड इंक्रीज क्यों हो रही है, पहला रीजन सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं। यार अगर ये समझ में नहीं आए तो एक एग्जांपल ले लो, मान लो पर की प्राइसेस बढ़ गई तो पर कम खरीदोगे, तो मंच ज्यादा खरीदोगे, तो मंच की डिमांड क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई। ये करके देख लिया तो भी हमें हमारा आंसर मिल गया। फिर अगर मैं बात करूं इनकम की, तो जब इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन डिमांड होता है। हाँ यहां पे हम नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवरेबल है तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले तो आप आज ही खरीद लोगे भाव बढ़ने के पहले, तो फिर यहां पे भी तो डिमांड बढ़ेगी। एंड दोस्तों पॉपुलेशन मैंने समझाया था कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे डिमांड ज्यादा ही तो होगी। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, सबके पास पैसा है तो सब लोग खरीदेंगे, तो इंक्रीज इन डिमांड होगा ही होगा। एंड दोस्तों इन सारे रीजंस का अपोजिट कर लो तो डिक्रीज इन डिमांड के रीजंस बन जाएंगे ये। अब इसके बाद बात आती है ग्राफ की, तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि तुम लोग ये जो ग्राफ मैंने बनाया उसमें देख सकते हो, पहले बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड की। तो इंक्रीज इन डिमांड में पहले मैंने ब्लू कलर से इस बार 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी ली है। सर इस बार आपने 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी एक साथ क्यों ले ली, क्योंकि इस बार हम बना रहे चेंज इन डिमांड का ग्राफ, और डिमांड का मतलब होता है वेरियस क्वांटिटी एंड वेरियस प्राइस। तो मैं सेम टाइम पे 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी ले सकता हूं। तो मैंने 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी ली तो इससे मेरे पास एक ओरिजिनल डिमांड का आ गया D1 जो ब्लू कलर से बना है। अब दोस्तों यहां पे समझने वाली बात यह है कि क्या चेंज इन डिमांड में पीएक्स चेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्राइस में चेंज नहीं हो रहा फिर भी मैं ज्यादा खरीद रहा हूं, क्यों, क्योंकि पीएक्स को छोड़ के बाकी कोई फैक्टर चेंज हो चुका है। तो प्राइस सेम है पर मेरी इनकम बढ़ गई इसलिए मैं ज्यादा खरीद रहा हूं। तो सेम प्राइस लेवल पे मैं ज्यादा खरीद रहा हूं, तो अब मैंने 2 पॉइंट रेड से मार्क करे, तो यहां पे प्राइस सेम है पर दोनों प्राइस लेवल पे मैं ज्यादा खरीद रहा हूं, तो एक नया डिमांड कर्व बन गया जो है D2 तो हुआ क्या दोस्तों, यहां पे मेरा डिमांड कर्व आगे की तरफ चला गया। इसको मैं बोलूंगा राइटवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिक्रीज इन डिमांड के ग्राफ की। तो यहां पे भी मैंने ओरिजिनल 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी ले ली जो है ब्लू कलर से, तो एक मेरे पास ओरिजिनल डिमांड कर्व आ गया D1। अब मैंने यहां पे ग्राफ पे सेम प्राइस लेवल पे
डिमांड थोड़ी सी कम कर दी। क्यों? हो सकता है मेरी इनकम कम हो गई, या हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो गया हो, तो सेम प्राइस लेवल पे मैं थोड़ा सा कम खरीद रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि डिमांड कर्व अंदर की साइड आ गया। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों अब यहां पे मैं इसको कंक्लूड करूं तो इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस तो बहुत सारे हैं, पर आपको जो मेन चीज याद रखनी है दैट इज कि यहां पे डिमांड कर्व दो बन रहे हैं और डिमांड कर्व फॉरवर्ड या राइटवर्ड जा रहे हैं। एंड अगर डिक्रीज की बात करूं तो रीजंस बहुत सारे हैं, पर ग्राफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दो डिमांड कर्व बन रहे हैं जिसमें दूसरा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड आ रहा है। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है डिमांड, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम चालू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।